नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आज हमारे विषय इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम में नई वीडियो है इक्वल एरिया क्राइटेरिया पर। हम लोग स्टेबिलिटी पढ़ रहे हैं पावर सिस्टम में और हमने स्विंग इक्वेशन को जाना समझा था कि ये जो सेकंड ऑर्डर की नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है स्विंग इक्वेशन, उसे हल करना सरल नहीं है और एक ग्राफिकल अप्रोच इक्वल एरिया क्राइटेरिया ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी को बहुत आसानी से समझा देती है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक सिंक्रोनस अल्टरनेटर प्राइम मूवर के मैकेनिकल इनपुट से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर रहा है वो एक इनफाइनाइट बस जिसकी वोल्टेज Vt है उस पर कनेक्टेड इलेक्ट्रिक लोड से जुड़ा हुआ है। पावर ट्रांसफर इक्वेशन को सरल बनाने के लिए हमने एक लॉसलेस सिस्टम की कल्पना की जिसमें मशीन में किसी प्रकार के लॉसेज नहीं है और लाइन में भी रेजिस्टेंस नहीं है। ये XX सिंक्रोनस अल्टरनेटर का सिंक्रोनस रिएक्टेंस है और XL लाइन का इंडक्टिव रिएक्टेंस है और इन दोनों का टोटल सीरीज इक्विवेलेंट ये सिस्टम का रिएक्टेंस X है जो यहाँ इस पावर इक्वेशन में आ रहा है। EF हमारे जनरेटर का नो लोड पर टर्मिनल वोल्टेज या जनरेटेड EMF है। VT इनफाइनाइट बस की वोल्टेज है और यहाँ ये डेल्टा लोड एंगल या पावर एंगल है। लाल फ्रेम में आई हुई ये राशि P मैक्स स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट कहलाती है। अगर पावर सिस्टम में बहुत स्लो और ग्रेजुअल स्मॉल अमाउंट के इंक्रीमेंट किए जाएं तो मैक्सिमम पावर जो जनरेटर से हम लोड को ट्रांसफर कर सकते हैं वो स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट है। एक अल्टरनेटर का इलेक्ट्रिक आउटपुट पावर इस डेल्टा लोड एंगल का साइनोसॉइडल फंक्शन है। जरा समझते हैं कि ये लोड एंगल डेल्टा क्या है। सिंक्रोनस अल्टरनेटर के रोटर पे फील्ड वाइंडिंग में डीसी एक्साइटेशन से एक मैग्नेटिक फील्ड की एक्सिस बनती है जिसे प्राइम मूवर सिंक्रोनस स्पीड पर अपनी ताकत से रोटेट करता है। स्टेटर में 3 फेज स्पेस डिस्प्लेस वाइंडिंग में इलेक्ट्रिक आउटपुट देते समय एक रिजल्टेंट सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करने वाला रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। एक जनरेटर में मैकेनिकल प्राइम मूवर रोटर की फील्ड एक्सिस को स्टेटर के रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से एक कांस्टेंट एंगल डेल्टा पर मेंटेन रखता है और पावर बैलेंस कंडीशन पे दोनों सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करते हैं और ये एंगल डेल्टा पावर आउटपुट के अनुसार फिक्स रहता है। किसी अल्टरनेटर पे मैकेनिकल इनपुट के हिसाब से इलेक्ट्रिकल आउटपुट बनाने के लिए इनिशियल लोड एंगल मान लेते हैं डेल्टा 0 है। अल्टरनेटर के मैकेनिकल इनपुट को बहुत धीरे सतत और छोटे छोटे मान के साथ लगातार बढ़ाया जाता है तो नई मैकेनिकल इनपुट के अनुसार रोटर का इलेक्ट्रिक आउटपुट इंक्रीज्ड लोड एंगल के साथ यहां B पर आना चाहिए। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान A से B के बीच में जब हम मैकेनिकल इनपुट बढ़ा रहे हैं तो प्राइम मूवर की कुछ एनर्जी रोटेटिंग मास को एक्सेलरेट करने के काम आती है और यहां नई पावर बैलेंस कंडीशन पे अगर रोटेटिंग स्ट्रक्चर की वेलोसिटी थोड़ी सिंक्रोनस स्पीड से अधिक हो गई है तो वो यहां हल्का ऑसिलेट करके जो हमारी डैम्पर वाइंडिंग और दूसरे लॉसेज के कारण डैम्प हो जाएगी। जनरेटर नई ऑपरेटिंग कंडीशंस और नए लोड एंगल डेल्टा 1 पे ऑपरेट होने लगा है। एक अल्टरनेटर का इलेक्ट्रिक आउटपुट उसके मैकेनिकल इनपुट में स्मॉल स्लो और ग्रेजुअल इंक्रीमेंट करके अधिकतम लोड एंगल 90 डिग्री तक बढ़ाया जा सकता है। इससे अधिक लोड एंगल करने की स्थिति में हमारे अल्टरनेटर में सिंक्रोनिज्म खत्म हो जाएगा और हमारा सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा भले ही लोड की इंक्रीमेंट बहुत छोटी और स्लो हो। जो मैक्सिमम पावर अल्टरनेट ट्रांसफर करता है वो EMF इनफाइनाइट बस वोल्टेज के प्रोडक्ट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है और हमारे सिस्टम के लाइन रिएक्टेंस जिसमें अल्टरनेटर का सिंक्रोनस रिएक्टेंस भी जुड़ा हुआ है उसके इनवर्स प्रोपोर्शनल है। अगर हम सिस्टम की वोल्टेज को बढ़ा देते हैं, मान लेते हैं डबल कर देते हैं EF और VT को, तो पावर ट्रांसफर कैपेसिटी इस तरह के छोटे स्लो और ग्रेजुअल इंक्रीमेंट में 4 गुनी हो जाएगी। और अगर हम पैरेलल में लाइंस लगाते हैं या किसी ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटर कंपनसेशन करके और इस लाइन रिएक्टेंस को घटा देते हैं तो हमारी जो पावर ट्रांसफर कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। एक अल्टरनेटर का इलेक्ट्रिक आउटपुट उसके लोड एंगल डेल्टा पर डिपेंड करता है। अगर उसका मैकेनिकल इनपुट इलेक्ट्रिकल आउटपुट से अधिक कर दिया जाता है तो
जो डिफरेंस एक्सेलरेटिंग पावर है वो रोटर स्ट्रक्चर को एक्सेलरेट करती है, और पर यूनिट इनर्शिया कांस्टेंट m के साथ ये जो स्विंग इक्वेशन है वो रोटर के लोड एंगल में समय के साथ वेरिएशन को डिफाइन करती है। अगर हम स्टेबल जोन में रहते हैं थीटा 0 से 90 के बीच में, तो इस तरह की एक्सेलरेटिंग पावर से लोड एंगल में जो वेरिएशन समय के साथ होता है, इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के रूट को अगर एनालाइज करें तो पाते हैं कि 0 से 90 के बीच में पावर में, इलेक्ट्रिकल आउटपुट पावर में लोड एंगल के साथ जो चेंज है वो पॉजिटिव है, अर्थात लोड एंगल बढ़ता है तो इलेक्ट्रिकल आउटपुट बढ़ रहा है। और 90 के बाद ये dp/d डेल्टा, एक जनरेटर का इलेक्ट्रिक आउटपुट लोड एंगल बढ़ाने पर साइनोसोडल फंक्शन के तौर पे 0 से 90 तक लगातार बढ़ता है, और 90 पे ये मैक्सिमम स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट पा लेता है, जिसका मान इस ग्रीन हाईलाइट से प्रदर्शित है EF/VT/x। अगर स्टेबल ऑपरेटेड ऐसे अल्टरनेटर पे 0 से 90 के बीच में अगर वो काम कर रहा है और मैकेनिकल इनपुट को स्मॉल अमाउंट पे स्लोली और ग्रेजुअली अगर बढ़ाया जाता है, तो जो इंक्रीज्ड मैकेनिकल इनपुट है वो एक एक्सेलरेटिंग पावर बनती है, और वो एक्सेलरेटिंग पावर हमारे रोटेटिंग स्ट्रक्चर को एक्सेलरेट करती है। और ऐसी स्थिति में जो लोड एंगल का टाइम के साथ वेरिएशन है वो इस स्विंग इक्वेशन से प्रदर्शित होता है। इस सेकंड ऑर्डर की नॉन लीनियर इक्वेशन की कैरेक्टरिस्टिक रूट्स देखें तो हम पाते हैं कि जब dp/d डेल्टा पॉजिटिव है, अर्थात लोड एंगल बढ़ने पर पावर बढ़ती है 0 से 90 डिग्री के बीच में, तो इस स्विंग इक्वेशन की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के रूट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं, और हमारा बिहेवियर ऑसिलेटरिंग बिहेवियर है, जो सिस्टम में डैंपिंग, जो डैंपिंग वाइंडिंग और लॉसेस से जनरेट होती है उसके कारण डैंप आउट हो जाएगा और सिस्टम स्टेबल रहेगा। एक सिंक्रोनस अल्टरनेटर के लिए इलेक्ट्रिकल आउटपुट पावर का लोड एंगल के साथ ये जो रेट ऑफ चेंज है इसे हम सिंक्रोनाइजिंग पावर कोएफिशिएंट कहते हैं, और इसका मान मैक्सिमम स्टेडी स्टेट पावर लिमिट्स के साथ कोस डेल्टा का मल्टीप्लिकेशन है। अगर हमारा इनिशियल ऑपरेटिंग कंडीशंस डेल्टा 0 के पास है तो सिंक्रोनाइजिंग पावर कोएफिशिएंट अधिक होगा और हमारी मशीन तेज झटकों पे भी स्टेबल रहेगी। और अगर पीएम कॉस डेल्टा का मान डेल्टा 90 के पास, मैक्सिमम स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट के पास देखें तो कम है, और ऐसी स्थिति में स्लो ग्रेजुअल चेंज तो अल्टरनेटर 90 डिग्री एंगल तक स्टेबल मेंटेन रख सकता है, लेकिन किसी सडन चेंजेस पे ये 90 से किसी कम एंगल पे भी अनस्टेबल हो सकता है। यही सारी बातें इस स्विंग इक्वेशन से समझी जाती है, और सडन चेंजेस के साथ एक अल्टरनेटर के बिहेवियर को स्टडी करना ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी एनालिसिस है। जरा समझते हैं कि ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी क्या है। एक अल्टरनेटर की ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी लार्ज डिस्टरबेंसेस पे अल्टरनेटर का रिस्पॉन्स है। ये लार्ज डिस्टरबेंस लोड में अचानक तेज परिवर्तन हो सकता है, हमारी लाइनों में कोई फॉल्ट या स्विचिंग की एक्शन हो सकती है, और इससे रोटर की स्पीड में, लोड एंगल में और पावर ट्रांसफर के अमाउंट में बड़े चेंज होते हैं। ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी स्टडी एक बहुत तेज घटनाक्रम है जो कुछ ही सेकंडों के लिए सिस्टम को स्टेबल से अनस्टेबल कर सकता है। मॉडर्न पावर सिस्टम में अनेक अल्टरनेटर सिंक्रोनिज्म के साथ ऑपरेट होते हैं, और पावर सिस्टम की स्टेबिलिटी इन्हीं रोटर की सिंक्रोनस ऑपरेशन या स्टेबिलिटी ऑपरेशन की स्टडी है। और इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये मान लेते हैं कि हमारे पावर सिस्टम का ऑपरेशन बैलेंस 3 फेज है, चाहे वो नॉर्मल ऑपरेट हो रहा हो या किसी भी प्रकार का फॉल्ट या स्विचिंग का डिस्टरबेंस हो। इस छोटे से ट्रांजिएंट ऑपरेशन के दौरान मशीन की फ्रीक्वेंसियां ज्यादा नहीं बदलती हैं। एक ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी स्टडी है वो बता देगी कि हमारे सिस्टम में स्टेबिलिटी और सिंक्रोनिज्म मेंटेन रहता है या नहीं रहता। अगर हमारे अल्टरनेटर का लोड एंगल किसी डिस्टरबेंस के बाद एक नए स्टेबल दूसरे मान पर कुछ ऑसिलेटरी बिहेवियर के बाद स्टेबल हो जाता है और समय के साथ लोड एंगल का बदलना बंद हो जाता है, तो हम कहते हैं कि हमारा जो अल्टरनेटर है वो ट्रांजिएंट स्टेबल है। अगर किसी अल्टरनेटर का मैकेनिकल इनपुट पावर उसके इलेक्ट्रिकल आउटपुट पावर से ज्यादा होता है तो ये जो डिफरेंस एक्सेलरेटिंग पावर है वो रोटर के लोड एंगल को टाइम के साथ एक्सेलरेट करके बदलती है, और इस लोड एंगल के परिवर्तन को हम स्विंग कहते हैं। और स्विंग को ये सेकेंड ऑर्डर की नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन करती है, जहां G अल्टरनेटर की रेटेड MVA है और H अल्टरनेटर का इनर्शिया कांस्टेंट है जो उसके रोटेटिंग स्ट्रक्चर में स्टोर्ड काइनेटिक एनर्जी और उसकी रेटिंग का रेशियो
है। इस इक्वेशन में अगर हम रेटेड एमवीए का भाग दे देते हैं तो h अपॉन पाई एफ जो ये रूप आता है, इसे हम एक नया इनर्शिया कोफिशिएंट कहते हैं जो रोटर के एंगुलर मोमेंटम के प्रोपोर्शनल है और उसके रोटेटिंग स्ट्रक्चर में स्टोर्ड काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये हमारी इनपुट और इलेक्ट्रिकल आउटपुट पावर पर यूनिट्स में आ गई है और ये हमारी स्विंग इक्वेशन का एक नया रूप आ गया है। ऐसी सेकंड ऑर्डर की नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मल तरीके से कोई सॉल्यूशन हमारी ज्ञात मैथमेटिक्स में अवेलेबल नहीं है। हम कुछ न्यूमेरिकल मेथड्स यूज करते हैं। एक सरल तरीका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है जिसमें हम एक छोटे से इंटरवल डेल्टा टी के लिए एक फिक्स्ड एक्सेलरेटिंग पावर के साथ जो डेल्टा में चेंज होता है उसे ट्रायल एंड एरर से निकालते हैं और डेल्टा का इस तरह से लगातार छोटे छोटे चेंजेस के साथ जो चेंज हो रहा है समय के साथ वो किस प्रकार हो रहा है उसे समझते हैं। अगर इस तरह के सॉल्यूशंस में हमारा डेल्टा जो एक बार बदलना शुरू होता है वो आखिर में किसी अधिकतम मान पर आकर और बदलना अगर बंद कर दे तो हम कहेंगे कि सिस्टम स्टेबल है, और अगर वो बिना रुके लगातार बढ़ता रहे तो हम कहेंगे कि हमारा सिस्टम है वो अनस्टेबल है। और अगर वो बढ़ के अधिकतम पाके और समय के साथ डेल्टा में परिवर्तन 0 हो गया है और उसके बाद वो फिर घट के और फाइनल स्टेबल किसी पोजीशन पे आ जाता है तो ऐसा सिस्टम हमारा स्टेबल है। जो हमारे आधुनिक मल्टी मशीन पावर सिस्टम्स होते हैं उसमें हम डिजिटल कंप्यूटर्स में न्यूमेरिकल एनालिसिस की प्रोग्रामिंग से इस तरह की स्विंग इक्वेशंस के सॉल्यूशंस और डेल्टा का समय के साथ चेंजेस स्टडी करते हैं। लेकिन एक सरल अप्रोच है जो ग्राफिकल तरीके से इस स्विंग इक्वेशन को बिना सॉल्व किए हुए हमें बता देगी कि किसी ट्रांजिएंट डिस्टरबेंस पे पावर सिस्टम स्टेबल रहेगा या नहीं रहेगा। और उस आसान अप्रोच को हम इक्वल एरिया क्राइटेरिया कहते हैं। जरा समझते हैं इक्वल एरिया क्राइटेरिया से स्टेबिलिटी एनालिसिस किस तरह से किया जाता है। ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी स्टडीज पता लगाती हैं कि कोई सिस्टम में सिंक्रोनिज्म मेंटेन रहेगा अगर उस मशीन पर एक तेज और अचानक डिस्टरबेंस आता है, कोई परटर्बेंस आता है, कोई परिवर्तन आता है। ऐसे सडन डिस्टरबेंस किसी लोड की एप्लीकेशंस हो सकती हैं, मैकेनिकल इनपुट में सडन चेंजेस हो सकते हैं, किसी स्विचिंग में लार्ज लोड का चेंज हो सकता है, कोई फॉल्ट हो सकती है पावर सिस्टम पे। और ऐसे सडन और लार्ज सीवियर चेंजेस पे हमारा सिस्टम स्टेबल रहता है या नहीं रहता, ऐसा स्टडी ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी स्टडी है। यहाँ ट्रांजिएंट शब्द इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि ये स्टडी है वो बहुत कम समय में परिवर्तनों को जो बहुत तेजी से होते हैं उसका अध्ययन है। इक्वल एरिया क्राइटेरिया का इस्तेमाल हम एक सरल और तेज तरीके से स्टेबिलिटी की प्रेडिक्शन करने के लिए करते हैं। हमें इक्वल एरिया क्राइटेरिया से मालूम हो जाएगा कि सिस्टम स्टेबल रहेगा या नहीं रहेगा। ये इक्वल एरिया क्राइटेरिया मेथड है वो एक ग्राफिकल तरीका है जिसमें हम रोटेटिंग मास में जो एनर्जी स्टोर्ड हो रही है उसके अध्ययन से ये समझने की कोशिश करते हैं कि डिस्टरबेंस के बाद सिस्टम स्टेबल रहेगा कि नहीं रहेगा। इक्वल एरिया क्राइटेरिया से ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी की स्टडी केवल दो मशीनों के बीच में हो सकती है या हम एक सिंगल मशीन को इनफाइनाइट बस से कनेक्ट करके इस स्टडी को कर सकते हैं। और इस स्टडी से हमें उस एक मशीन जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं उसके रोटर के डायनामिक बिहेवियर का, समय के साथ उसके लोड एंगल के चेंजेस का अंदाज लगता है। इक्वल एरिया क्राइटेरिया को हम हमारे मल्टी मशीन सिस्टम पे सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते और हमारे रियल मल्टी मशीन पावर सिस्टम में या तो हम किसी एक मशीन को शेष बचे हुए सिस्टम को इनफाइनाइट बस मानते हुए स्टडी करके हर अलग मशीन की इक्वल एरिया क्राइटेरिया स्टडी हो सकती है, या फिर हमारे जो मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है उसमें न्यूमेरिकल मेथड से हम स्टेबिलिटी का अध्ययन करते हैं। इक्वल एरिया क्राइटेरिया से स्टेबिलिटी स्टडी के दौरान हमें स्विंग इक्वेशन के सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। हम स्टेबिलिटी की स्थितियों का पता दो एरिया जो पावर और लोड एंगल के बीच में डायग्राम बनते हैं उसमें बनाते हैं और उन एरिया की इक्वलिटी से ये जांच करते हैं कि सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है। क्योंकि हम दो ग्राफ में एरिया को इक्वेट करके स्टेबिलिटी का अंदाज लगाते हैं इसलिए इस तरीके को हम इक्वल एरिया क्राइटेरिया ऑफ ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी एनालिसिस बोलते हैं। इक्वल एरिया क्राइटेरिया स्टेबिलिटी एनालिसिस को समझने के लिए स्विंग इक्वेशन से शुरुआत करते हैं। ये पीएस शाफ्ट पे मैकेनिकल इनपुट पावर है, पीई अल्टरनेटर का इलेक्ट्रिकल आउटपुट है जो लोड एंगल का साइनोसॉइडल फंक्शन है, पी मैक्सिमम साइन डेल्टा, और इन दोनों का अंतर हमारे अल्टरनेटर
की एक्सेलरेटिंग पावर है जो रोटर के लोड एंगल को टाइम के साथ एक्सेलरेट करती है, यहाँ G मशीन का रेटेड MVA है, H मशीन का इनर्शिया कांस्टेंट है जो रेशो है उसकी स्टोर्ड काइनेटिक एनर्जी और रेटेड MVA का। एक टर्बो अल्टरनेटर जो स्टीम टरबाइन से चलता है उसमें H का मान 4 के आसपास है, अर्थात उसके रोटेटिंग स्ट्रक्चर में जो उसका रेटेड MVA आउटपुट है उससे भी 4 गुना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है। अर्थात अगर हम इलेक्ट्रिकल आउटपुट को कांस्टेंट रखें और मैकेनिकल इनपुट को बंद कर दें तो हमारी मशीन में 4 सेकंड तक अपना रेटेड आउटपुट देने की क्षमता है अपने रोटेटिंग मास की काइनेटिक एनर्जी के साथ। जब कभी भी एक्सेलरेटिंग पावर बनती है या डी एक्सेलरेटिंग पावर बनती है तो डिस्टरबेंसेस को कंपनसेट करने का, डैंप आउट करने का काम ये H करता है, जो अपनी स्टोर्ड काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस करके सिस्टम को स्टेबल मेंटेन करने की कोशिश करता है। जरा समझते हैं ये सारी बातें। हम इस इक्वेशन में रेटेड MVA का अगर भाग दे दें तो ये शाफ्ट पावर पर यूनिट आ गई है और ये इलेक्ट्रिकल आउटपुट पर यूनिट में आ गया है और ये एक्सेलरेटिंग पावर पर यूनिट आ गई है। इस कांस्टेंट को हम एक नया नाम दे देते हैं इनर्शिया कांस्टेंट, जो रोटर के एंगुलर मोमेंटम या स्टोर्ड काइनेटिक एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है। इस नॉन लीनियर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को आसान बनाने के लिए 2d डेल्टा बाई dt से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेफ्ट साइड को भी और राइट साइड को भी। और जब हम राइट साइड को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो एक्सप्रेशन है वो d डेल्टा बाई dt के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है। तो अगर मैं इसे इंटीग्रेट करता हूं तो इस एक्सप्रेशन का जो यहां शान हाईलाइट में दिख रहा है, इंटीग्रेशन की वैल्यू हो गई d डेल्टा बाई dt का होल स्क्वायर, और यहां ये इंटीग्रेशन हो गया है हमारे इस पूरी एक्सेलरेटिंग पावर का। और एक्सेलरेटिंग पावर को हम शाफ्ट इनपुट पावर माइनस इलेक्ट्रिकल आउटपुट मान सकते हैं। 2 और m को हम कांस्टेंट को बाहर ले आते हैं और स्क्वायर रूट करते हैं स्क्वायर वैल्यू को, तो हम पाते हैं कि हमारा लोड एंगल टाइम के साथ वेरिएशन एक्सेलरेटिंग पावर का लोड एंगल के साथ इंटीग्रेशन के रूप में है। एक सिंक्रोनस अल्टरनेटर किसी भी सडन लार्ज डिस्टरबेंस से पहले जब पावर बैलेंस इक्विलिब्रियम कंडीशंस पर काम कर रहा होता है तो वो अपने मैकेनिकल इनपुट के बराबर इलेक्ट्रिकल आउटपुट या कोई लोड एंगल मेंटेन करता है और लोड एंगल समय के साथ बदलता नहीं है। अगर एक मशीन डिस्टरबेंस के बाद ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी मेंटेन रखती है तो वो एक बार फिर अपने रोटर को सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करेगी और स्टेटर के रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटर के एक्सिस के रोटेशन के बीच में जो नया लोड एंगल बना है वो भी समय के साथ बदलेगा नहीं। तो हम कह सकते हैं कि एक स्टेबल ऑपरेशन के लिए लोड एंगल का टाइम के साथ वेरिएशन 0 वैल्यू रखता है। और हमने इक्वल एरिया क्राइटेरिया में स्विंग इक्वेशन के सॉल्यूशन से हमने पाया था लोड एंगल के टाइम में वेरिएशन की जो रेट है वो एक्सेलरेटिंग पावर का लोड एंगल के साथ इंटीग्रेशन का एक फंक्शन है। और स्टेबल ऑपरेशन के लिए अगर लोड एंगल समय के साथ बदलना बंद हो जाता है, d डेल्टा बाई dt 0 है, तो हमारी जो राइट हैंड साइड है वो 0 के बराबर होगी। 2 और m कांस्टेंट है, वो इंटीग्रेशन से अगर बाहर ले ले तो हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेटिंग पावर है वो डेल्टा के साथ जो इंटीग्रेशन इनिशियल ऑपरेटिंग स्टेबल कंडीशन से डिस्टरबेंस के बाद जो नई स्टेबल ऑपरेटिंग लोड एंगल कंडीशन डेल्टा आती है उसके बीच में इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 रखती है। क्योंकि टोटल इंटीग्रेशन 0 है, इसका मतलब है इस इंटीग्रेशन में 2 सेक्शन है, एक पॉजिटिव एक्सेलरेटिंग पावर का डेल्टा के साथ सेक्शन इंटीग्रेशन का और एक नेगेटिव एक्सेलरेटिंग पावर या डी एक्सेलरेटिंग पावर का डेल्टा के साथ इंटीग्रेशन वैल्यू। और अगर वो दोनों बराबर हो तो ये सम 0 हो जाएगा। पावर और डेल्टा के बीच में जो हमारा कर्व है उसमें इंटीग्रेशन कर्व और लोड एंगल एक्सिस के बीच के एरिया से दिया जाता है। यहाँ 2 एरिया बराबर रहते हैं तो सिस्टम स्टेबल रहेगा, d डेल्टा बाई dt 0 हो जाएगा। तो उस आधार पे हम 2 एरिया की बराबरी से स्टेबिलिटी का पता लगा रहे हैं, इसलिए इस प्रक्रिया को हम इक्वल एरिया क्राइटेरिया ऑफ स्टेबिलिटी एनालिसिस कहते हैं। एक परीक्षा उपयोगी उदाहरण से इक्वल एरिया क्राइटेरिया को समझ लेते हैं। ये हमारा साइनोसॉइडल पावर एंगल के साथ इलेक्ट्रिकल आउटपुट के वेरिएशन का पावर एंगल कर्व है और किसी इनिशियल मैकेनिकल इनपुट पावर पे हमारी मशीन डेल्टा 1 लोड एंगल पे पोजीशन बी पे ऑपरेट स्टेबल कर रही थी और अचानक हमने किसी स्विचिंग से इलेक्ट्रिकल आउटपुट हमारे सिस्टम का घटा दिया है। और जैसे ही हमने हमारे सिस्टम का इलेक्ट्रिकल आउटपुट घटाया है हमारा नया ऑपरेटिंग पॉइंट डेल्टा 0 पोजीशन पे आ गया है। अब मशीन का इलेक्ट्रिकल आउटपुट रिड्यूस हो गया है लेकिन उसका मैकेनिकल इनपुट पुरानी वैल्यू पे है। इस सडन इलेक्ट्रिकल आउटपुट में चेंज से नया ऑपरेटिंग कंडीशंस डेल्टा 0 लोड एंगल पे आ गया है, मैकेनिकल इनपुट पावर वही है। तो जो दोनों का डिफरेंस है मैकेनिकल इनपुट और इलेक्ट्रिकल आउटपुट का, वो इस लाल एरो से एक्सेलरेटिंग पावर हो गई है। ये एक्सेलरेटिंग पावर रोटर के स्ट्रक्चर में एक्सेलरेशन से काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए एंगुलर वेलोसिटी को सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा कर देगी। उससे रोटर का लोड एंगल इंक्रीज होगा, अल्टरनेटर का इलेक्ट्रिकल आउटपुट भी इंक्रीज होगा और ये इंक्रीमेंट जब
पोजीशन बी पे पुराने हमारे ऑपरेशन लोड एंगल डेल्टा 1 पे पहुंचेगा तो इलेक्ट्रिकल आउटपुट और मैकेनिकल इनपुट में बैलेंस होने पर एक्सेलरेटिंग पावर 0 हो गई है। इस सारी प्रक्रिया में शुरू में एक्सेलरेटिंग पावर ज्यादा थी और वो लगातार कम होके 0 हो गई है, और इस दौरान हमारे इस डिफरेंस पावर ने मैकेनिकल इनपुट जो फिक्स है और इलेक्ट्रिकल आउटपुट जो साइनोसॉइडली लोड एंगल के साथ वेरी हुआ है उसका जो डिफरेंस है वो लगातार बदला है, और इस एक्सेलरेटिंग पावर ने रोटर के स्ट्रक्चर में काइनेटिक एनर्जी बढ़ाकर उसकी स्पीड को सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा कर देना है। इस स्थिति पे एक्सेलरेशन खत्म हो गया है, लेकिन पुराने एक्सेलरेशन के कारण यहां रोटर की एंगुलर वेलोसिटी सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा होने पर रोटर का लोड एंगल और इंक्रीज होगा, और जैसे ही लोड एंगल इंक्रीज होगा हमारा अल्टरनेटर का इलेक्ट्रिकल आउटपुट ज्यादा हो जाएगा और उसका मैकेनिकल इनपुट कम रह जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये पावर डी एक्सेलरेटिंग पावर हो गई है रोटर की, और ये डी एक्सेलरेटिंग पावर रोटर की वेलोसिटी को घटाएगी, और जब रोटर की वेलोसिटी सिंक्रोनस स्पीड आ जाएगी तो लोड एंगल का बढ़ना बंद हो जाएगा। क्योंकि अभी भी इलेक्ट्रिकल आउटपुट ज्यादा है, मैकेनिकल इनपुट कम है, तो ये जो डी एक्सेलरेटिंग पावर है वो रोटर की स्पीड को दोबारा सिंक्रोनस स्पीड से कम करेगी, और इस पोजीशन पे ये डी एक्सेलरेशन बंद हो जाएगा। लेकिन क्योंकि स्पीड रोटर की सिंक्रोनस स्पीड से कम हो गई है तो रोटर दोबारा ऑसिलेशन करेगा, और इस नई स्टेबल पोजीशन के आसपास रोटर के खूब सारे ऑसिलेशंस होंगे जिन्हें हमारी डैम्पर वाइंडिंग और जो हमारे अल्टरनेटर में अलग अलग प्रकार के लॉसेज हैं वो डैम्प आउट करके और फाइनली इसे यहां स्टेबल कर देंगे। अगर ये नया एरिया डी एक्सेलरेटिंग पावर का एरिया इस एक्सेलरेटिंग पावर के एरिया के बराबर है तो हमारा सिस्टम स्टेबल है, क्योंकि हमने इस स्टेबिलिटी एनालिसिस में दो एरिया इस A1 और इस A2 को इक्वल किया है, इसलिए इसे इक्वल एरिया क्राइटेरिया कहते हैं। हमारी अगली वीडियो में कुछ और उदाहरण और कुछ न्यूमेरिकल एनालिसिस के साथ कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए हम इस कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह से समझ लेंगे। इस वीडियो से आपकी इक्वल एरिया क्राइटेरिया के बारे में समझ इंट्रोडक्टरी लेवल पे बनी है, और अगली वीडियो के बाद जब आपकी कंसेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी तो आपको परीक्षा उपयोगी लाभ मिलेगा, परीक्षा में अच्छे अंक पाएं, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम, हैप्पी लर्निंग। और हमारी सारी वीडियो देखने के लिए एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।